हेलो एवरीवन। आज का ये पूरा वीडियो वेपर प्रेशर पर आधारित है। इस वीडियो में हम वेपर प्रेशर को लिक्विड लिक्विड सिस्टम से बने विलयन एवं सॉलिड लिक्विड से बने विलयन पर राउल्ट के नियम को अप्लाई करते हुए डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित सभी न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेपर प्रेशर होता क्या है। सबसे पहले मन में ही आता है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो एक डेफिनेशन है गतिक साम्य। गतिक साम्य की अवस्था में या स्थिति में, गतिक साम्य की स्थिति में द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए जाने वाला दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ये तो हमारा समझ में आ गया कि जो द्रव है उसकी वाष्प के द्वारा उसकी सतह पर ही जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो प्रेशर ही वाष्प दाब कहलाता है। लेकिन यह कब? गतिक साम्य। इस वर्ड को हमें समझना है। इस गतिक साम्य को देखिए, जो लिक्विड है उसको हमने एक पात्र लिया, बंद पात्र। इस बंद पात्र में थोड़ा सा कुछ मात्रा हमने ली है लिक्विड, ऐसा द्रव जो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हमने ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है। जैसे इसको हम यहां से हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ये इस किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड वाष्प में, वेपर में बनेगा। शुरुआत में वेपर बनने की मात्रा ज्यादा होगी, फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर वापस इसमें कन्वर्ट होने लग जाएगी लिक्विड में। लिक्विड वेपर, वेपर लिक्विड। इट मीन्स ये है कि जो द्रव है पहले बदला वाष्प में, फिर वाष्प वापस किसमें कन्वर्ट होने लग गई? द्रव में, क्योंकि यहाँ इतना स्पेस ही, इतना आयतन नहीं है। तो इस कंडीशन में द्रव और उससे बनी वाष्प के बीच में एक क्या आ जाता है? साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य अवस्था। इसी को ही हम कहते हैं गतिक साम्य। तो पहली कंडीशन तो यह है कि वाष्प दाब आप तभी मेजर करोगे जब इन द्रव और उससे बनी वाष्प के बीच में, मतलब लिक्विड और उससे बनी वेपर के बीच में क्या अप्लाई हो जाए? गतिक साम्य, साम्य अवस्था आ जाए। साम्य अवस्था आने के बाद ही जो वेपर है उसका इस लिक्विड की सतह पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये इस प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर? ये तो थी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। अब वाष्प दाब का मान कितने फैक्टर पर निर्भर करता है? 2 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। 2 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। कैसे? देखिए, अब हमारे पास 2 फैक्टर है। पहला है, देखो, वेपर प्रेशर क्या होता है उसका फैक्टर। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, तापमान जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे, उतना ही ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा और उतना ही ज्यादा वेपर बनेगी। तो उतना ही ज्यादा वेपर का उस लिक्विड की सतह पर, सरफेस पर दाब जनरेट होगा। इस कंडीशन में वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। इट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। दूसरा है अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब देखिए, माना जाए 2 अणु है, एक AB है और एक AB है। इन दोनों अणु के बीच में यदि आकर्षण है, ज्यादा है, तो जैसे इनको गर्म करेंगे तो ये अणु वेपर में कन्वर्ट होने के लिए तत्पर है, लेकिन इस दूर से
वाले अणु ने इसको पकड़ कर रखा हुआ है कि तू आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इट मीन्स यदि अणुओं के मध्य मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दो इसके फैक्टर थे, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो है एक नोट है। वो नोट क्या बोलता है, कोई शुद्ध विलायक है, कोई शुद्ध विलायक है, अभी उसमें किसी की मिक्सिंग नहीं की, विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कोई निश्चित टेम्परेचर पर, मतलब निश्चित टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। किसी निश्चित टेम्परेचर पर किसी शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। अब आते हैं जब क्या है वेपर प्रेशर, एक प्रेशर ही है, इसकी यूनिट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम इसे मेजर करें, किस में मेजर करेंगे, तो यहाँ तो इसे हम कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको लिखते हैं हम एटीएम, या फिर बार, यहाँ फिर हम कर सकते हैं इसे पास्कल, यहाँ फिर इसे हम मेजर कर सकते हैं mmHg, पारे का दाब, मरकरी का, या फिर हम कर सकते हैं इसे टोर, क्लियर। अब हमें एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन भी आना चाहिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में वो न्यूमेरिकल में बार के रूप में प्रेशर दे देगा और वो आपसे आंसर पूछ सकता है कि पास्कल में बताइए, मरकरी mmHg में बताइए, तो उस कंडीशन में हमें इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। मैं कुछ लिख देता हूं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बार में, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान बार में कितना होगा, तो वो होता 1.01325, क्लियर। ये बार होता है, लगभग इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट के 2 डिजिट तक, तो 1.01 बार, नोटेड। और यदि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पास्कल में कन्वर्ट करें, किसमें, पास्कल में, तो उसका मान कितना होगा, उसका मान होता है 10, 13, 25 पास्कल, क्लियर। ये जो पॉइंट का मान था वो यहाँ पर खत्म हो गया, पास्कल इसलिए बड़ी यूनिट। इसके बाद यदि हम एक एटमॉस्फेरिक को देखो, हमने बार में भी कन्वर्ट करके देख लिया, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान बार में इतना होता है, पास्कल में इतना होता है। अब देखते हैं हम इसको किसमें, mmHg में, वो कितना होता, तो ये होता 760 760 mmHg। और एक एटमॉस्फेरिक को हम यदि देखें किसके रूप में, टोर के रूप में, तो ये होता है 760 Hg। इट मीन्स ये हुआ कि 760, इस मीन्स ये हुआ कि एक mmHg इज इक्वल टू होगा एक टोर, 1 टोर, क्लियर। तो ये कुछ यूनिट्स है जिनका कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाओगे, क्लियर। इसके बाद है वाष्प दाब का अध्ययन। जो वाष्प दाब है आपके पास, वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर, इसको आप 2 फॉर्म में देखते हो, 2 रूपों में। पहला है लिक्विड, लिक्विड से बना विलियन, इसका वेपर प्रेशर निकालना है, क्लियर। और एक है हमारे पास सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड से बना सॉल्यूशन, क्लियर। अब देखिए, ये पहला लिक्विड तो है हमारे पास सोल्यूट, विलेय पदार्थ, दूसरा है सॉल्वेंट, ठीक है। और इसमें देखिए ये है पहला सोल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट, क्लियर। अब देखिए, एक तो हम पढ़ेंगे कि लिक्विड द्रव सॉल्वेंट में द्रव सॉल्यूट को मिलाकर मिक्सिंग कर हमने बनाया है विलयन। एक ये पढ़ेंगे कि द्रव विलायक में हमने सॉलिड विलेय पदार्थ को मिलाकर एक सॉल्यूशन का निर्माण किया है।
उन दोनों कंडीशन में हम पढ़ेंगे इनके वाष्प दाब को। तो पहले वाले में भी हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ। दूसरे में भी यही पढ़ेंगे, राउल्ट का लॉ। राउल्ट का लॉ दोनों के लिए अप्लाई होता है, लिक्विड लिक्विड सिस्टम एवं सॉलिड लिक्विड सिस्टम। ठीक है, ये राउल्ट का नियम। क्लियर। अब हम देखते हैं पहला वाला सिस्टम। तो पहला वाला सिस्टम है, क्या है हमारे पास, वो है लिक्विड लिक्विड से बना विलयन मीन्स सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को हम यदि डिस्कस करें तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक द्रवों को मिश्रित करके विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, देखो दोनों विलयन है, तो दोनों लिक्विड है, द्रव अवस्था में विलयन बनाते हैं। तो विलयन जो हमारे पास विलयन मिला है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब सभी अवयवों के आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल प्रेशर, वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। क्लियर। कैसे इसको समझते हम, माना कि कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो पदार्थ है हमारे पास, एक तो अधिक मात्रा में होगा वो होगा सॉल्वेंट, एक कम मात्रा में होगा वो होगा सोल्यूट। क्लियर। अब इसका जब ये प्योर अवस्था में थे, सोल्यूट को भी मिक्स नहीं किया, उस कंडीशन में इसका जो वेपर प्रेशर था वो मान ले जाए हमने आंशिक, हाँ मतलब क्या है कि देखो ऐसे समझते हैं, प्योर अवस्था में तो आगे देख लेंगे, पहले हम देखते हैं कि जब ये सोल्यूट और सोल्यूट को मिला दिया तो उस सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो आंशिक प्रेशर है वो है पी डैश ए, और सोलवेंट का मान लिया जाए पी डैश बी। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन बना उसका जो वेपर प्रेशर होगा पी एस, वो हो जाएगा पी डैश ए प्लस पी डैश बी, दोनों के योग के इक्वल। क्लियर। ये ऐसा बोलना चाह रहा। अब यहाँ इसको आगे डिस्कस करेंगे, इस पे अप्लाई करते हैं हम राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। क्लियर। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अवयव का आंशिक, अब इसमें एक दो अवयव भी हो सकते हैं, पांच भी सॉलिड हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो उन सभी अवयवों का तो उसमें हिस्सा होगा ये वाष्प दाब बनाने, जो पर्टिकुलर मान ले जाए हम एक से ज्यादा अवयवों को मिलाकर हम एक विलयन बना रहे हैं, सॉल्यूशन का निर्माण कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के जो रिजल्टेंट परिणामी वाष्प दाब होगा उन सभी अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। तो इसी के आधार पर राउल्ट का नियम दिया गया। तो देखिए अवयव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, अभी आंशिक की बात कर रहे थे ना, तो कैसे निकालेंगे, तो अवयव का आंशिक वाष्प दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। देखिए कहना क्या चाह रहा, देखिए अभी ये जो अपन ने इक्वेशन पढ़ी है कि सॉल्यूशन का जो परिणामी वाष्प दाब होता है उसमें मिला हुआ अवयवों के आंशिक वाष्प दाब, यहाँ पर पी डैश ए एवं पी डैश बी क्या है,
अवयव ए एवं बी के आंशिक वाष्प दाब, मतलब पार्शियल प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब। अब आंशिक तो बोल दिया, लेकिन हमें ये डिसाइड भी तो करना पड़ेगा ना कि इसमें किसका ज्यादा हिस्सा, पी ए ज्यादा है या पी बी, पी डैश बी ज्यादा है, या पी डैश ए का मान कम है, या पी डैश बी का जो इसमें रिजल्टेंट को लेकर आने में अपनी भूमिका ज्यादा है। तो इसको निकालने के लिए ही राउट का नियम दिया गया कि उस अवयव का आंशिक वाष्प दाब ज्यादा होगा जिसके उसमें मोल ज्यादा होंगे, मतलब उनके मोलों का हिस्सा ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर विलयन में, जो विलयन का निर्माण किया गया है। उसी का आधार पर यह राउट का नियम दिया गया। तो जैसे कि इसको मैथमेटिकल रूप देते पी डैश ए, माना जो अवयव है कंपोनेंट ए, उसका आंशिक वाष्प पार्शियल प्रेशर होगा उसके मोल अंश, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती। इसी प्रकार पी डैश बी का होगा उसके मोल अंश के समानुपाती। अब हम प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं तो हमें मिलता है कोई ना कोई कांस्टेंट। यहाँ है पी नोड ए डॉट एक्स ए, और यहाँ पर है पी डैश बी इज इक्वल टू पी नोड बी डॉट एक्स बी। क्लियर? ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अब देखिए कि अब आ गया कि पी नोड ए और पी नोड बी क्या है। पी डैश ए पी डैश बी तो जानते हो, यहाँ पर पी नोड ए एवं पी नोड बी अवयव ए एवं बी का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था मतलब ये अवयव ए है, ये बी है, उस कंडीशन में जब इनको मिक्स नहीं किया। मिक्स करने से पहले का जो वेपर प्रेशर था, इसका पी नोड ए, इसका पी नोड बी, मिक्स करने के बाद अब ये हो गया पी डैश ए और ये इसका हो गया पी डैश बी। क्लियर? तो इसका मान इसमें रख देते हैं हम इक्वेशन, कौन सी वाली में, पी एस वाली में। हमने जो इक्वेशन अभी पढ़ी थी पी एस इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, अब योग आंशिक वाष्प दाब के योग इक्वल होता है। पी डैश ए का मान आया अभी पी नोड ए डॉट एक्स ए प्लस पी नोड बी डॉट एक्स बी इज इसके इक्वल हो गया पी एस। ये इक्वेशन आपके लिए रामबाण है, यह है आपका ब्रह्मास्त्र जो आगे के न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगी। ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल को हम सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो है देखिए पी व क्यू, दो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्रमशः 80 mm Hg व 60 mm Hg है। क्लियर? पी व क्यू के मोल क्रमशः 3 व 2 है। क्लियर? तो सॉल्यूशन का टोटल वाष्प दाब क्या होगा? क्लियर? ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसे सोल्व कर दे। तो जब भी ऐसा न्यूमेरिकल सोल्व कर कीजिए आप, तो आपको एग्जाम में सबसे पहले देखना होगा गिवन क्या है। यहाँ पर जो गिवन है दिया गया वो ये है कि हमारे पास दो लिक्विड है, एक का नाम पी है, दूसरे का नाम क्यू है। पी का वेपर प्रेशर जब वो शुद्ध था, उसे मिक्स नहीं किया, तब उसका था 80 mm Hg। इट मीन्स ये मान है पी नोड पी का शुद्ध अवस्था में, और क्यू का मान गिवन है 60 mm Hg। कब का? जब उसको मिक्स नहीं किया गया।
आइसोलेटेड, पी नोड क्यू। क्लियर, ये दो गिवन। तीसरा है कि पी के मोल, पी के मोल, इसको मैंने नाम दे दिया N1, ये है मोल 3, और Q के मोल, इसको नाम दे दिया मैंने N, NP, इसको नाम दे बोल दिया NQ, इसका मान है 2। क्लियर, तो इन दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? पी के मोल अंश, मतलब टोटल में उसका कितना हिस्सा है, तो पी के मोल अंश निकालेंगे तो पी का हिस्सा NP अपॉन टोटल हिस्सा NP प्लस NQ इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। ये तो आ गया P के लिए। और Q के लिए निकालते हैं तो Q के मोल अंश 2 अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। दोनों का आ गया, इसको बोल सकते हैं हम एक्स ए एक्स पी, इसको नाम दे देंगे हम एक्स क्यू। क्लियर, ये हमें गिवन है और ये हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हमें निकालना है क्या, किसका मान ज्ञात करना है? हमें पी एस का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी, वो इक्वेशन थी कि पी एस इज इक्वल टू पी नोड पी डॉट एक्स पी प्लस पी नोड क्यू डॉट एक्स क्यू। मान को पुट कर देंगे, पी नोट पी तो हमारे पास है 80 इंटू ये है 3/5 प्लस पी नोट क्यू है हमारे पास 60 इंटू ये है 2/5। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 3, 6 पंजे 30। ठीक है, 16 बार कट हो गया। और देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्लियर, अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा 48 और यह आ जाएगा 24। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 72 mmHg। तो जो सॉल्यूशन इन दोनों से मिलकर बनेगा उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? परिणामी वेपर प्रेशर वो होगा 72 mmHg। तो कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो सोल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखिए, वो है एक और। देखिए वो क्या है कि दो लिक्विड के प्योर स्टेट में, मतलब शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर दे रखा है 450 mmHg एवं 750 mmHg। क्लियर, ये तो है गिवन रेस्पेक्टिवली क्रमशः। क्लियर, अब दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिश्रित करके बने विलियन का वेपर प्रेशर इतना हो गया मिक्स करने के बाद 60 mm 600 mmHg। क्लियर, हो तो इनके मोल अंश क्या होंगे? देखो इसने इस बार मोल अंश पूछा तो कोई एक पूछेगा अननोन होगा, बाकी तो नोन होंगे। इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले वही हम देखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है। दो लिक्विड है, मान लिया जाए ए और बी। ए का है पी नोड ए शुद्ध अवस्था में वो है 450 mmHg, ये गिवन है। और बी का भी दे रखा है, इसको पी नोट बी बोल देंगे हम, ये दे रखा है 750 mmHg, ये तो गिवन है। एक गिवन है पी एस, इन दोनों की मिक्सिंग के बाद बने हुए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो है, इसको दे रखा 60 mmHg। उसने मान पूछा है एक्स ए एवं एक्स बी, दोनों के मोल अंश का मान क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। सबसे पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए हमें।
इक्वेशन थी पी एस इज इक्वल टू पी नोड ए डॉट एक्स ए प्लस पी नोड बी डॉट एक्स बी। अब हमें पता है, हम जानते हैं कि एक्स बी इज इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि जो दोनों मोल फ्रैक्शन का योग होता है 1, एक्स ए प्लस एक्स बी का जो सम होता है 1, एक्स बी होगा 1 - एक्स ए, या एक्स ए होगा 1 - एक्स बी। इस मान को यहाँ पुट कर देंगे हम, तो पी एस इज इक्वल टू पी नोड ए 1 - एक्स बी प्लस पी नोड बी और एक्स बी। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो पी एस इज इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी नोड ए एक्स बी आ जाएगा प्लस पी नोड बी डॉट एक्स बी। क्लियर? अब हमें यहाँ पर इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा, ये कॉमन आ गया एक्स बी, तो पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी नोड ए माइनस, चलो मैं पहले इसको आगे ले लेता हूँ, तो एक्स बी कॉमन आ गया, तो पी नोड बी माइनस पी नोड ए। क्लियर? वैल्यू को पुट कर देता है, पी एस का मान 60 इज इक्वल टू पी नोड ए का मान 450 प्लस एक्स बी का मान निकालेंगे, पी नोड बी है 750 माइनस 450। देखिए ये पॉजिटिव इधर आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो 600 माइनस 450 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी, कितना हो जाएगा 00, ये 300। ठीक है, अब 600 में से ये माइनस करेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई में है तो भाग में आ जाएगा, तो देखिए इधर 0, 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 5 में से 1 4 गए तो 1, 150, 150 अपॉन 300, किसका मान आ रहा है हमारे पास एक्स बी का 001/2 इज इक्वल टू 0.5 आया है एक्स बी का मान। एक मोल फ्रैक्शन निकल गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक्स एक कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, दोनों का आधा आधा हिस्सा था। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल, कितना सा सिंपल है। क्लियर? अब दूसरा है, हम ये तो था हमारे पास लिक्विड सिस्टम के लिए, दूसरा हम पढ़ेंगे ठोस और द्रव के से बने विलयन का वाष्प दाब, बने विलयन का वाष्प दाब। यहां पर ठोस क्या है, सोल्यूट, द्रव क्या है, सोलवेंट। क्लियर? इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में भी हम पहले इसको समझते हैं, इसमें वो पढ़ेंगे, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या होता है, तो इसमें ये सॉल्वेंट क्या लिक्विड है, तो शुद्ध होता और ये होना चाहिए वाष्पशील, तभी तो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि सॉलिड तो वेपर बनेगा नहीं। इस बार जो सोल्यूट पदार्थ आप मिला रहे हो वो तो अवाष्पशील है, ठीक है, उसकी तो कोई वेपर नहीं बनेगी, तो जो द्रव सॉल्वेंट है वो ही क्या है, वाष्पशील। देखिए क्या होता है कि जब किसी शुद्ध शुद्ध वाष्पशील विलायक, विलायक मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट द्रव वाले यानी द्रव में, सॉल्वेंट में किसी, किसको मिला रहे हम, किसी अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो बनने वाले विलयन, अब क्या बन गया हमारे पास, विलयन, बनने वाले विलयन
विलयन का वाष्प दाब, इसको देंगे हम PS का मान शुद्ध विलायक, जब उसमें सोल्यूट नहीं मिलाया था, सोल्यूट पदार्थ नहीं, शुद्ध अवस्था में, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, इसको बोल रहे हैं हम P नोड की तुलना में कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, इसी कमी को हम क्या कहते हैं? इसी कमी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन मतलब इसको लिखते हैं पी नोट ज्यादा था, जैसे उसमें सॉलिड पदार्थ मिलाया तो बनने वाले सॉल्यूशन का कम हो गया, तो कितना अवनमन हुआ? पी नोट माइनस पी एस कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे हम? वाष्प दाब में अवनमन। इसको समझिए कैसे, देखिए आपके पास माना जाए वाटर था, शुद्ध अवस्था में जल था, उसका वेपर प्रेशर होगा, अब उसमें जैसे आपने नमक डाला या चीनी डाले, दोनों क्या है? सॉलिड, सॉलिड विलेय पदार्थ, तो डालने के बाद वो उसमें डिजोल्व हो गए। डिजोल्व होने के बाद जब उसका वेपर प्रेशर देखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कम प्राप्त हुआ, यानी उसकी शुद्ध अवस्था से कम आया। इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो देखिए कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, इसमें सॉलिड पदार्थ तो माना ए है, क्या है? ए, और जो लिक्विड पदार्थ है वो है बी। क्लियर? अब सॉलिड का तो कोई वेपर प्रेशर होता नहीं, तो इसका अगर आंशिक वाष्प दाब या शुद्ध अवस्था की बात करें, शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब क्या होगा? जीरो ही होगा, सॉलिड है। जब ये इसको विलयन में डिजोल्व हो गया, तब इसका आंशिक वाष्प दाब का मान भी क्या होगा? पी डैश ए का मान भी जीरो होगा। तो लिक्विड के लिए पी नोट बी शुद्ध अवस्था में भी नॉट इक्वल टू जीरो, एवं इसका आंशिक जब विलयन में आ गया ये, तब इसका आंशिक वाष्प दाब भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर? तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी पी एस इक्वल टू पी नोड ए पी डैश ए प्लस पी डैश बी, तो इसमें पी डैश ए तो जीरो हो गया, तो जो सॉल्यूशन का इस बार वाष्प दाब है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रहा? पी पी डैश बी पर, पी डैश बी। क्लियर? और हम जानते हैं कि पी डैश बी का मान क्या होता है? पी एस इक्वल टू पी डैश बी होता है पी नोड बी डॉट एक्स बी। क्लियर? ये हो गया। अब ये भी जानते हैं कि सोल्यूट एक्स बी क्या हो जाएगा? पी एस इक्वल टू पी नोड बी वन माइनस एक्स ए होगा। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो पी एस इक्वल टू पी नोड बी माइनस पी नोड बी डॉट एक्स ए। क्लियर? पी नोड बी प्लस में है, तो इधर आएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, पहले तो इस पी नोड बी पी एस को इधर लेकर आ जाते हैं, और पी नोड बी और एक्स ए को इधर भेज देते हैं। तो पी एस को इधर आने पर माइनस में, अरे माइनस वाला इधर प्लस में चला जाएगा, तो पी नोड बी डॉट एक्स ए इज इक्वल टू पी नोड बी माइनस पी एस। क्लियर? अब एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? पी नोड बी माइनस पी एस अपॉन पी नोड बी। क्लियर? यहाँ इसको घुमाकर लिख देते हैं पी नोड बी माइनस पी एस अपॉन पी नोड बी इज इक्वल टू एक्स ए। ये हमें बहुत फेमस इक्वेशन प्राप्त हुई है, इसको समझिए। हमने पी नोड बी माइनस पी एस को तो लिखा था वाष्प दाब में अवनमन, और पी नोड बी जो अवनमन हुआ उसको हम उसके शुद्ध अवस्था वाले से डिवाइडेड कर दे, इसको बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव।
अपेक्षिक अवनमन, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहीं से ही हमें राउल्ट का नियम मिल गया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल भिन्न के बराबर होता, समानुपाती नहीं, बराबर होता है। तो यही राउल्ट का नियम है आपेक्षिक अवनमन का। तो राउल्ट के नियम क्या कहता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवनमन विलेय पदार्थ क्या था यहाँ पर, सॉलिड, तो विलेय पदार्थ के मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश के बराबर होता है। यहाँ गलती कर देते हो जनरली कि समानुपाती की आदत पड़ी होती ना हमारी, तो नहीं, क्या होता, बराबर होता है। क्लियर। अब ए का मोल अंश कैसे निकालेंगे, एक्स ए निकालने का तरीका है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। माना कि उसके मोल एन ए थे और दूर से गए थे एन बी, तो ये हो गया। अब हमें पता है कि विलेय पदार्थ तो बहुत कम मिला है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो एन ए का मान क्या होगा, वेरी 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 लेस देन टू एन बी। इस कंडीशन में एन ए प्लस एन बी को हम लिख सकते हैं लगभग एन बी। क्लियर। तो हमें एक्स ए का मान प्राप्त होगा एन ए अपॉन एन बी। और हमें यह भी पता है कि मोल कैसे निकालते हैं, मोल होता है ग्राम भार अपॉन अणु भार। क्लियर। तो ग्राम भार को हमने लिखा डब्ल्यू ए, अणु भार लिखा एम ए, डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है। अब एक सॉल्यूट के लिए एल लगा देंगे, सॉल्वेंट के लिए बी भी लगा देंगे। ठीक है। तो देखिए पी नोट बी, पी नोट बी को लगभग मैं पी नोट लिख देता हूं। अब इक्वेशन मिलेगी हमें पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, सॉरी यहाँ लगेगा पी नोट, है ना। देखिए अपॉन पी नोट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स की जगह एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू, ये लिखेंगे नीचे तो ये बटा में जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। क्लियर। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन की सहायता से हम सॉलिड पदार्थ का क्या निकाल सकते हैं, अणुभार। सॉलिड पदार्थ का क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। ये ऐसा आपके क्लियर नहीं होगा, आप इसको समझिए एक न्यूमेरिकल से जो आपके आया हुआ है आरपीएससी में। एक क्वेश्चन है, वो ये है किसी ताप पर शुद्ध शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है 0.850 बार। क्लियर है, बार के रूप में दिया है इस बार। अब वो कह रहा है कि इस बेंजीन के 39 ग्राम, कितना, 39 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ वाष्पशील विलेय की 0.5 ग्राम मात्रा घोली गई, तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब
क्या है, जैसे घोल दिया तो विलेन का मिल गया हमें 0.845, कम हो गया ना, शुद्ध अवस्था में ये था, अब 0.5 कम हो गया, 0.005 है ना, पाया गया। तो एक वाष्पशील विलेय पदार्थ का क्या ज्ञात करना है, अणुभार। ए वाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार क्या होगा, क्लियर। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन है पी नोट, वो है 0.850। एक गिवन है पी एस, वो है हमारे पास 0.845, क्लियर। डब्ल्यू ए का मान है, डब्ल्यू बी का मान गिवन है हमारे पास 39 ग्राम। डब्ल्यू ए का मान गिवन है हमारे पास, वो है 0.5 ग्राम, ठीक है, दोनों आगे ये गिवन है। एक और गिवन है हमारे पास क्या, अणुभार एम बी, बेंजीन का अणुभार है, कि बेंजीन जानते हो C6H6, निकालोगे तो हमें प्राप्त होगा ये 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। हमें याद करना है एम ए का मान, वैल्यू पुट करते हैं। पी नोट था 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए गिवन है 0.5 अपॉन ये गिवन है हमारे पास एम ए, तो हम निकालेंगे, इंटू एम बी गिवन है 78 और डब्ल्यू बी गिवन है 39। जब इसको हम सोल्व करते हैं, आप सोल्व कीजिएगा, क्योंकि वही 0.5 कितना हो गया, 0.005 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगी, पॉइंट हटने के बाद हो गया ये, है ना। तेरह तेरह, अब देखो 39 दूनी 39 का मिल गया, 39 दूनी 78, ठीक है, कट गया ना। अब ये तो आ गया हमारे पास 2/10 एम ए, या फिर 1/5 एम ए, क्लियर। अब ये तो हमें मिल गया 1/5 एम ए। अब इसके बाद ये देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये हो गया 5/850। तो हमें यहाँ पर इसको हम एम ए निकालेंगे तो 0.85 नहीं 850 अपॉन, हम कर देंगे इसको कितना 5, बटन में चले जाएगा। देखो एक चुल में ये है हमारे पास 78, 0.5, अब 5 दूनी 10, 10 बार है ना, 5 यहाँ भी था इंटू 0.5, ये 5 था ना, तो 5 से 5 भी वापस ये इंटू 5 था, तो ये 10 10 ये कट गया, तो हमारे पास था 1/एम ए। तो अब यही बचा था, तो 1/एम ए निकालेंगे, उसको उल्टा कर देंगे नीचे, तो हमें मिल जाएगा 1 पंजा 5 3 7 पंजा 35 और 0, 170 ग्राम पर मोल इसका आंसर प्राप्त होगा। इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो मिल गया। अब हमें ये तो आ गया, अब हमें हमें लगाना है इसका डाल्टन का नियम। देखो एक और है इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, वो ये है कि रिलेशन बिटवीन राउल्ट के नियम, RAOULT, राउल्ट्स लॉ एवं डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ में
संबंध, क्या संबंध है? देखो, आपको पता होना चाहिए, हमने क्या पढ़ा था अभी तक? ये कोई पात्र है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये द्रव अवस्था है, ठीक है? ये तो क्या है? द्रव। इसमें 2 कंपोनेंट है द्रव के, A प्लस B, ठीक है? अब ये कन्वर्ट हो गया वेपर में, इसमें बन गया वेपर में। इसी तरह विलयन की क्या बनी है? वाष्प। इसमें भी दोनों कंपोनेंट है A प्लस B, क्लियर? जब हम इसे गर्म कर रहे थे तो लिक्विड फॉर्म में वेपर में कन्वर्ट हुई। तो जो लिक्विड फॉर्म है द्रव, यहाँ तो नियम लागू होता है राउल्ट का, और यहाँ पर नियम होता है लागू डाल्टन का, ठीक है? अब राउल्ट के नियम में तो पार्शियल प्रेशर क्या होता था? देखिए क्या होता था, P डैश, अगर राउल्ट के नियम की बात करें हम, कौन से नियम की? RAOULT, राउल्ट के नियम की, तो P डैश A इज इक्वल टू होता था एक्स ए डॉट पी नोड ए, और P डैश B इज इक्वल टू होता था एक्स बी डॉट पी नोड बी, क्लियर? और यदि हम वेपर, ये तो लिक्विड फॉर्म में लगता है, वेपर वाले में हम देखें डाल्टन का नियम, तो डाल्टन का नियम क्या कहता है कि गैसीय अवयव, कोई गैसीय अवयव है यानी वेपर फॉर्म है, गैस अवस्था, तो गैसीय अवस्था में किसी गैसीय अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस गैसीय अवयव के मोल अंश को गैस के कुल मिश्रण के वाष्प दाब से गुणा करने में मिलता है। माना कि गैसीय अवयव है ये P डैश एक गैसीय अवस्था में है, इसका हम आंशिक वाष्प दाब क्या मान सकते हैं? P डैश है, क्या होगा इसका? एक तो मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन YA मान लिया, वो डॉट टोटल सॉल्यूशन का, सॉरी टोटल गैसीय अवस्था का जो वाष्प दाब है वो है PS, तो P डैश A बराबर YA डॉट PS। इसी प्रकार P डैश B इज इक्वल टू YB डॉट PS। समीकरण ये 1 2 3 और ये 4, क्लियर? अब हम तुलना करें 1 2 3 4 की, तो ये P डैश A और ये 1 को 3 से तुलना करने पर समीकरण 1 इंटू 3 एवं 2 इंटू 4, तो देखिए समीकरण 1 एक्स ए डॉट पी नोड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई ए डॉट पी एस। इसी प्रकार एक्स बी डॉट पी नोड बी इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बी डॉट पी एस। ये हो गया। तो यहाँ पर यही है सीधा सा कि जो 2 लिक्विड थे, ये 2 लिक्विड, जब इसमें इसका वेपर प्रेशर में द्रवावस्था में कंपोनेंट था एक्स ए और दूसरा का था एक्स बी, मोल भी, जब वेपर में कन्वर्ट हुआ तो वेपर अवस्था में इसकी मोल भी हो गई वाई ए और एवं वाई बी, यही तो हुई है। इसी के बेसिस पर आप आराम से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें वो क्या पूछेगा? वाई ए और वाई बी का मान। इस समीकरण से तो 6 और इस समीकरण 1 2 3 4 5 और 6 से हम निकाल सकते हैं। 5 से तो निकाल लेंगे वाई ए के मान, वाई ए क्या हो जाएगा? एक्स ए डॉट पी नोड ए अपॉन पी एस, और वाई बी का मान हो जाएगा समीकरण 6 से, वो हो जाएगा एक्स बी डॉट पी नोड बी अपॉन पी एस। इन दोनों से हम निकाल सकते हैं डाल्टन के नियम के वाष्प अवस्था में, वाष्पीय अवस्था के हम मोल फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, वो क्या है कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में क्या है? पेंटेन एवं हेक्सेन का मोलर रेशियो है 1:4, और पेंटेन का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 440 mmHg, वे हेक्सेन का शुद्ध अवस्था में है, वो दे रखा है हमारे पास 120 mmHg वाष्प दाब है। हाँ, तो ये तो है कौन सी अवस्था में? लिक्विड अवस्था में।
अब वो कह रहा है कि वाष्प अवस्था में, ये आपको क्वेश्चन समझना होगा, वाष्प अवस्था में पेंटेन के मोल अंश होंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए, आरपीएससी में इंपॉर्टेंट है। देखो पेंटेन को तो मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया, पेंटेन को मैंने माना ए, और हेक्सेन को मैंने माना है बी, कंपोनेंट बी। क्लियर। अब देखिए पेंटेन का शुद्ध अवस्था में यानी पी नोड ए गिवन है, वो है हमारे पास 440 mmHg, और पी नोड बी गिवन है हमारे पास 120 mmHg। क्लियर। अब ये तो है विलयन अवस्था में, मतलब द्रव अवस्था में, ठीक है। अब ये भी पता है कि मोलर रेशियो हम जानते हैं कि एक्स ए अपॉन एक्स बी उल्टा हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। मोलर रेशियो दिया गया 1:4, एन बी अपॉन एन ए, तो ये हो जाएगा 4:1। क्लियर। इसे लिख सकते हैं हम उल्टा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1:, देखो एन बी अपॉन एन है तो हम ऐसा कर लेंगे एन ए अपॉन एन बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1:4। एक्स बी का मान, एक्स ए का मान यदि 4 है तो एक्स बी का मान हो जाएगा 1। क्लियर। अब हमने निकाल रहा है कि पेंटेन के वाष्प अवस्था में यानी कि वाई ए इज इक्वल टू क्या था, एक्स ए पी नोड ए अपॉन पी एस। अब एक्स ए हमें गिवन है 1, एक्स ए 1 है ना, और इसके बाद इनटू एक्स बी गिवन है हमारे पास, पी नोट भी 440 अपॉन पी एस है हमारे पास शुद्ध, हाँ पी एस अपन निकाल लेंगे इधर से, कैसे, पी एस हो जाएगा पी नोट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नोट बी डॉट एक्स बी, तो ये तो हो गया 1 × 440 प्लस 4 × 120 हो गया, मोल फ्रैक्शन उल्टा हो गया ना, तो ये आ गया हमारे पास 920, इसका मान रख देंगे हम 920 और हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको सोल्व करने में 0.478 ग्राम, सॉरी फ्रैक्शन आ गया हमारे पास ये। जब उसका इसमें था 1 तो उसका वाष्प अवस्था में हो गया 0.478। क्लियर। तो ये था आपके वेपर प्रेशर वाला वीडियो। तो वेपर प्रेशर का को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और आपको लगता है कि सच में आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि आपकी फ्री में आपकी प्रिपरेशन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड की चलती रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप एक बार में ही कंपटीशन को क्रैक कर लें। धन्यवाद।